जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री पापा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं और अभी तक अपन दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर बात कर चुके हैं, जिसमें पहला था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड हमारे पास था मीजोमेरिक इफेक्ट। अब जो थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ रहा है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे आप एच इफेक्ट के नाम से भी जानते हो यार। आज वन शॉट में अपन पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको यहां पर एक वीडियो में देखने वाले हैं यार। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कुछ बेसिक सीखते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को आप एच इफेक्ट के नाम से भी जानते हो, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है और इसे नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। एच इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस या नाथन बेकर इफेक्ट इसके दूसरे नाम है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन होता था पाई इलेक्ट्रॉन का, यहां पर डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि जो आपका एच इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो एप्लीकेबल होता है कार्बोकैटायन पर, कार्बन फ्री रेडिकल पर, अल्कीन पर, लेकिन कार्बो एनायन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन पर तो ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन कार्बो एनायन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ये कार्बो एनायन पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अब यहां पर अपन देखने वाले हैं कि जो हमारा एच इफेक्ट है उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं यार यहां पर। अब यहां पर समझें कि सबसे पहली जो कंडीशन है एच इफेक्ट की वो है व्हेन वन पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। जब एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन के। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल लूंगा तो आपको कुछ समझ आएगा। जैसे कि समझें CH2 पॉजिटिव, यहां C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H। अब यहां पर थोड़ा सा समझना कि होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है। कॉन्जुगेशन मतलब एक बॉन्ड का डिफरेंस, राइट। तो यहां पर देखोगे कि ये कार्बन पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है, और इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखोगे तो ये कार्बन sp2 है या sp3। इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आप बोलते हो अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन जो होने वाले हैं उसे आप बोलने वाले हो क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहली कंडीशन है कि जब वन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन के, तब आपका एच इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। अब ये किस तरह से लगता है उसे थोड़ा सा समझेंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इनमें से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा यार कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें यहां पर ये जो CH बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाता है यार। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव की जो कमी है उसको फुलफिल कर देंगे। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, लेकिन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप समझोगे कि यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन आकर बॉन्ड बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, यहां C, यहां पर एक H, यहां पर एक H, और ये H जो था वो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया। मतलब यहां पर जो H इफेक्ट देखा गया उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। H ने अपने इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट कर दिया, इस पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसे फुलफिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। बहुत बड़ा दान यार, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी डोनेट करते हुए जा रहा है। तो यहां पर H का पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है व्हेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर किस तरह की कंडीशन बनेगी यहां पर थोड़ा सा समझे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल देखोगे यहां CH2,
यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड, यहां C, यहां H, यहां H और यहां H। अब यहां पर देखना होता क्या है कि यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखोगे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 कार्बन है। अगर sp3 कार्बन है तो इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि देखना, यहां पर होगा क्या कि यहां पर CH बॉन्ड को देखना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो होता क्या है कि ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है, और इस कार्बन का जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है। ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, H जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो यहां पर आपके पास जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, CH2 डबल बॉन्ड, यहां C, यहां H, यहां H, और H जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया भाई। ठीक है, तो यहां पर भी H का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला, इसने इनकी कमी फुलफिल करने के लिए अपन को निकाल लिया भाई। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा दानी, यहां पर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। थर्ड जो कंडीशन आती है वो है व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन के, तब यहां पर किस तरह का होता है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहां पर समझेंगे कि अगर मैं बात करता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड यहां C, ठीक है, यहां H, यहां C, यहां H, यहां H और यहां H। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि समझो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन आप देखोगे इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये अल्फा कार्बन होगा, तो इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 होंगे। अब होता क्या है, अब होता यह है कि यहां पर समझो कि ये जो CH वाला बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये यहां पर आता है। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आता है, और ये जो CH वाला इलेक्ट्रॉन है भाई, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर आकर इस पाई बॉन्ड को दोबारा से बनाता है। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पर आप देख रहे हो ये सिग्मा बॉन्ड था वो डीलोकलाइज हुआ, यहां पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो डीलोकलाइज हुआ। तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन यहां पे देखा जाता है। तो यहां पर आएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये CH2, यहां नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव, यहां CH, और ये दोनों मिलके यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर C, यहां H, यहां H, और H जो है वो एक पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहां पर भी ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि इसने डोनेट ही करा है, कभी लेके नहीं निकला इलेक्ट्रॉन यार। ठीक है, मतलब इसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमेशा H इफेक्ट प्लस H होता है, माइनस H इफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, हाइड्रोजन है, H इफेक्ट है, तो वो डोनेशन ही करेगा, कभी भी विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं दिखेगा ये कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई, नहीं, हमेशा दानी है भाई, ये ध्यान रखें, हमेशा डोनेट करेगा। तो ये कंडीशन है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव के साथ अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में, अल्कीन के साथ अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में। तो यहां पर जो H इफेक्ट था वो कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन के लिए एप्लीकेबल हुआ, कार्बो एनायन वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो कार्बो एनायन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, कार्बो एनायन पर या तो M इफेक्ट लगता है या इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, H इफेक्ट नहीं लगता यहां पर, ये ध्यान रखेंगे यार। तो ये कुछ कंडीशन है। अब देखते हैं भाई कि यहां से हमारे पास क्या क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें कितनी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यार जो हमारे पास आ रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ H इफेक्ट की। H इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, तो इसकी 2 ही एप्लीकेशन होती है। यहां पर सबसे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास वो है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड रेट ऑफ ESR। आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है वो H इफेक्ट से फाइंड कर सकते हैं। आप किस तरह से, आप जानते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये ध्यान रखें, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा आपका H इफेक्ट काम करेगा, ये ध्यान रखें। मैं हमेशा प्लस H इफेक्ट लिखूंगा क्योंकि H का हमेशा प्लस ही इफेक्ट लगता है, माइनस H जैसा कुछ होता नहीं है। और आप एक बात जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी किसकी,
कार्बोकैटायन की बात करें या कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी, यहां पर कार्बोकैटायन है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्लस एच इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये ध्यान रखेंगे। और आपका माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस एच जैसा कुछ होता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहां पर रेट ऑफ ईएसआर का वही रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर रेट ज्यादा हो जाएगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पर रेट कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट होना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिसे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे कि अगर आप कंपेयर करते हैं किसको, CH3 को, CD3 को और CT3 को, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटेरियम है, ठीक है। तो अब यहां पर आप जब प्लस आई इफेक्ट देखते थे तो प्लस आई इफेक्ट इनका क्या ऑर्डर होता था, प्लस आई इफेक्ट आपका CD3 का सबसे ज्यादा होता था, देन आपका CD3 और देन आपका CH3। लेकिन जो H इफेक्ट है भाई उसका ऑर्डर अलग हो जाता है, ये ध्यान रखें। H इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो है सबसे ज्यादा CH3, देन आपका CD3 और देन आपका क्या CT3, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पर ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है भाई, ठीक है। ये मैं क्या लिख दिया भाई, यहां पर ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा जो आने वाला है वो है CH3 का, देन आपका CD3 का और देन आने वाला है आपके पास CT3 का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये है और प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर ये होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेंथ होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एम की होती है, एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, देन आपके एच इफेक्ट की स्ट्रेंथ होती है, देन आपके आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको एम इफेक्ट चेक करना है कि एम इफेक्ट है या नहीं, फिर उसके बाद एच इफेक्ट चेक करना है, फिर आई इफेक्ट चेक करना है भाई, ठीक है। उसके बेसिस पर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब इन पर बेस्ड हमारे पास क्या सवाल आते हैं और उन्हें कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हो। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी। यहां पर आप देखोगे पहला क्वेश्चन आपको कार्बोकैटायन गिवन है और उसकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। याद रखें अब से आपको सबसे पहले एम इफेक्ट देखना है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरा आपको एच इफेक्ट देखना है, देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट पर आपको मूव करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है। तो इन तीनों में देखोगे कोई रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब एम इफेक्ट नहीं हो सकता। देन आप एच इफेक्ट की बात करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन है, सेट हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहां पर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। सर हमें तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है भाई, ये ड्यूटेरियम है, H12 है, ये ट्राइटेरियम है, H13 है, हाइड्रोजन तो है ना, ठीक है। हाइड्रोजन जब कॉन्जुगेशन में है, अल्फा हाइड्रोजन है भाई, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब यहां पर अभी आपने देखा था जो एच इफेक्ट होता था वो CH3 का सबसे ज्यादा होता था, देन CD3 का, देन CD3 का। तो यहां पर आप यहां पर स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे तो प्लस एच इफेक्ट अगर आप बात करते हो तो प्लस एच इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3 का होता है, देन आपका CD3 का होता है, देन आपका CD3 का होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, दूसरे नंबर पर इसकी और तीसरे नंबर पर इसकी। तो ये ऑर्डर में ही अरेंज है भाई। नेक्स्ट कार्बो एनायन गिवन है और कार्बो एनायन में आपको टेस्ट करना है इनकी स्टेबिलिटी का। अब यहां पर बात करेंगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता। एच इफेक्ट आप यहां पर लगाओगे नहीं भाई, क्योंकि एच इफेक्ट यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। अगर कुछ लोग यहां पर एच इफेक्ट से इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा। एच इफेक्ट से देखोगे सर एच इफेक्ट सबसे कम यहां पर है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे भाई एच इफेक्ट तो यहां पे लगता ही नहीं है, और एच इफेक्ट लगता नहीं है तो कंपेयर कैसे कर रहे हो, ठीक है। एच इफेक्ट को नहीं लगाना है यहां पर। अब इंडक्टिव इफेक्ट बचा है। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट, यहां पर CH3 का प्लस आई लगेगा, यहां पर CD3 का भी प्लस आई लगेगा और CD3 का भी प्लस आई लगेगा।
और आप जानते हो कि यहां पर जो CD3 है उसका प्लस आई बहुत ज्यादा होता है, फिर आपके CD3 का, फिर आपके CH3 का। तो यहां पर प्लस आई कम है तो ये स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करेगा, ये स्टेबिलिटी को थोड़ा और कम करेगा, ये स्टेबिलिटी को बहुत कम करेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तीनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल गिवन है और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। यहां पर कॉन्जुगेशन देखो, रेजोनेंस नहीं लग रहा है, देन एच इफेक्ट पर आते हैं। एच इफेक्ट कार्बन फ्री रेडिकल पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए एच इफेक्ट देख सकते हैं। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में है इस कार्बन फ्री रेडिकल के, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर जब अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे वो कितने हैं, 9। यहां पर देखोगे ये कार्बन कॉन्जुगेशन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे 9 थे, यहाँ पर 6। यहाँ पर देखोगे कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहा है वैसे वैसे एच इफेक्ट भी कम हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कम मिल लेंगे भाई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल ये धनिये, क्योंकि प्लस एच इफेक्ट लगता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा प्लस एच इफेक्ट देखा जाएगा। और कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितना प्लस एच इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा भाई। नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर आपको कार्बोकैटायन बना के देके रखा हुआ है और यहां पर एक बेंजीन रिंग है। नॉर्मल सी बात है, ये बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उनके बीच में कॉन्जुगेशन तो होगा ही सही, मतलब यहां पर रेजोनेंस तो सब में ही हो रहा है। लेकिन अब अलग क्या है कि ये जो ग्रुप लगाए गए हैं सर वो अलग अलग है। अब यहां पर इन ग्रुप का कोई किसी का भी एम इफेक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होता है। देन अब एच इफेक्ट की बात करेंगे तो यहां पर एच इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। देखना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो कि इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3। यहां पर देखोगे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। यहां पर देखोगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 1। यहां पर देखोगे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है ना। तो यहां पर 0 है भाई, 6 नहीं है, ठीक है, 0 है, 0। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं और जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव की स्टेबिलिटी एच इफेक्ट बढ़ाता है ना। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वैसे वैसे एच इफेक्ट कम होगा और जैसे जैसे एच इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ ESR आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जब आएगा तो कई सारों का दिमाग खोल के जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ ESR के बेसिस पर। अब यहां पर देखो कि ये जो बेंजीन रिंग है भाई उसमें तो कॉन्जुगेशन है ही सही, ठीक है, उसमें तो एम इफेक्ट लगी रहा है, रेजोनेंस लगी रहा है, लेकिन जो ग्रुप लगाया गया है वो अलग अलग लगाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। यहां पर देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगा, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 0, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर एच इफेक्ट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है और एच इफेक्ट कम हो रहा है, कॉन्जुगेशन तो सब में बराबर है, एच इफेक्ट कम हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट कम होगा तो रेट ऑफ ESR भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, आपको कार्बन फ्री रेडिकल गिवन है और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब यहां पर देखो कि सबसे पहला जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन आएगा और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा,
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1। अब देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन भी है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन भी है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन भी है, और ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये तीनों अल्फा कार्बन होंगे, इनसे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर देखोगे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, एक, दो वैलेंसी सेटिस्फाई है, मतलब दो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब दो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, 3 + 2 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये कार्बन फ्री रेडिकल, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अल्फा कार्बन होंगे, इनसे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई है, दो हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए भाई, 3 हुए। यहां पर देखोगे ये कार्बन फ्री रेडिकल, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन, इनसे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई, दो हाइड्रोजन, दो वैलेंसी सेटिस्फाई, दो हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4। तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, और जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वैसे वैसे प्लस एच इफेक्ट भी कम होगा, और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे नंबर पर ये होगा, और चौथे नंबर पर हमारा ये होने वाला है। तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं यार। ये ध्यान रखना कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा एच इफेक्ट, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को एच इफेक्ट बढ़ाता है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को प्लस एच इफेक्ट बढ़ाता है, रेट ऑफ ESR को प्लस एच इफेक्ट बढ़ाता है यार। तो ये सारी कहानी पहली एप्लीकेशन की। अब जो सेकंड एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एच इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन में अपन को क्या क्या करना है और क्या क्या क्वेश्चन वहां पर बनेंगे और कितनी आसानी से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन आती है यार हमारे पास वो है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कि आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अल्कीन को देखकर कभी भी उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है जो कि दो एनर्जी पर बेस्ड होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो दो एनर्जी पर बेस्ड होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। अब यहां पर अपन थोड़ा सा समझते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है या हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। जैसे कि समझो कि आपके पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, इस हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो। ये हाइड्रोजन टूटेगा H पॉजिटिव H नेगेटिव में, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये दोनों इस पर अटैक करेंगे और यहां पर आपके पास हाइड्रोजनेशन हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये H प्लस यहां पर कुछ हीट ऑफ रिलीज होगी जिसे आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजन के एडिशन में जितनी हीट आपकी इवॉल्व होती है उसे आप बोलते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये ईथीन है भाई। वहीं अगर आप हीट ऑफ कंबशन की बात करें, जैसे कि आपके पास ईथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप कंबशन करते हैं, इसे बर्न करते हैं। जब इसे बर्न करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब यहां पर देखो कार्बन 2 हैं, इसे बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 यहां पर बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहां पर 3। जब इसे कंप्लीट बर्न करोगे तो जो हीट रिलीज होगी उसे आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ कंबशन। तो याद रखने वाली बात है कि जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की, जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन पर। कि ये जो हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ये जितनी कम होगी, ये जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ये प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब यहां पर जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है।
ठीक है। और यहां पर अगर डेल्टा एच यहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होने वाली है, तो आपका रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। और जितनी ज्यादा ये हीट रिलीज होती जाएगी उतना ये प्रोडक्ट स्टेबल होता जाएगा, उतना आपका रिएक्टेंट अनस्टेबल होता जाएगा। तो याद रखने वाली बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन पर। ये जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होती जाएगी अल्कीन की। सर अब हम कैसे निकालेंगे, हमें तो क्वेश्चन आएगा कि अल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ, तब उस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है इन जनरल, अगर मैं बात करूं इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इन जनरल बात कर रहा हूं, हमेशा फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो हो जाएगा कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मानी जाती है, उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है अल्कीन की। तो याद रखेंगे कि अल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी। किस तरह से, जैसे एग्जांपल समझो कि यहां पर मेरे पास डिफरेंट अल्कीन है, उनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, और ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में। ये चारों जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अल्फा कार्बन है, इंसर्ट H हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 12। इस अल्कीन को देखोगे तो ये और ये कार्बन अल्फा कार्बन, इंसर्ट H हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कितने, 9। यहां पर अल्कीन को बात करोगे ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे 6। यहां पर देखोगे ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 6। यहां पर ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर हाइड्रोजन होने वाले हैं 6। यहां पर देखोगे एक कार्बन अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0। तो स्टेबिलिटी इनकी ऐसी देखी जाती है कि यहां पर ये, फिर आपका ये, फिर ये कि सर ये तो समझ आया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों को तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये ट्रांस है और ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, इनका तो समझ आया। इसकी और इसकी स्टेबिलिटी समझ नहीं आई कि भाई इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। ये एक्सपेरिमेंटली है, मैंने कहा था ज्यादातर में काम कर जाएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। जो आपका आइसोब्यूटीन होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटल है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन यहां पर आइसोब्यूटीन की कम देखी जाती है एज कंपेयर टू ट्रांसब्यूटीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यार, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम कर जाएगा, लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आइसोब्यूटीन के केस में ये फेल हुआ, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अपन इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब चलिए देखते हैं कि इन पर बेस्ड क्या क्वेश्चन बनेंगे और कितनी रफ्तार से उन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंट अल्कीन गिवन है और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला अल्कीन जो गिवन है उसके रेस्पेक्ट में आपका ये कार्बन कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में और ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अल्फा कार्बन होंगे, इंसर्ट H हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहां पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3, 6, 2, 8 और 10। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, यहां पर 10 हुए। वहीं इस अल्कीन को देखो, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है और आपका ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अल्फा कार्बन है, इंसर्ट H हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 हाइड्रोजन होगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2। यहां पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो कॉन्जुगेशन में कार्बन है वो ये कार्बन है और आपका ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। तो यहां पर देखोगे यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3, 4, 5, 6। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है,
6 है भाई। यहां पर देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, अल्फा कार्बन होंगे, इंसर्ट H हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा का हाइड्रोजन कितने आपके 4 हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा भाई ये, दूसरे नंबर पर होगा ये, तीसरे नंबर पर होगा ये, और फोर्थ नंबर पर आपके पास लास्ट नंबर पर ये स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन रिएक्ट फास्टेड विथ हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक कंडीशन, कि इनमें से कौन सी अल्कीन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ अंडर कैटालिटिक कंडीशन में। अब यहां पर आपको डिफरेंट अल्कीन गिवन है, तो याद रखने वाली बात यह है कि भाई अगर जल्दी से रिएक्ट कर रही है, अगर कोई सब्सटेंस कोई स्पीसीज जल्दी से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, वो अनस्टेबल है, और जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उसकी। स्टेबिलिटी जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के, कि अगर कोई स्पीसीज कोई कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको सबसे कम स्टेबल अल्कीन ढूंढनी है, क्योंकि जो सबसे कम स्टेबल होगा वो रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में ये कार्बन होने वाले हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 6 9 12, अल्फा हाइड्रोजन 12 है। यहां पर देखोगे कार्बन के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने 9। यहां पर देखो कार्बन कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने 6। कार्बन कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने 6। अब सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, इनमें तो सर बराबर आ गए। अब क्या करें, इसको गौर से देखो, ये आइसोब्यूटीन है, और आइसोब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है सिस और ट्रांसब्यूटुइन से। तो यहां पर ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा तो ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका आइसोब्यूटीन है, ये आपका आइसोब्यूटीन है, ये ध्यान रखें। इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है। ये स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे जल्दी रिएक्ट ये करेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग खोलेगा। क्वेश्चन है, इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज 30 किलो कैलोरी, देन व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। जब इथीन का हाइड्रोजनेशन होता है तो 30 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का जब हाइड्रोजनेशन होगा तो कितना हीट रिलीज होगा ये पूछ रहा है। तो यहां पर इथीन की बात करते हैं। इथीन क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है भाई। इसका जब हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो आपके पास बनेगा यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर एक H, यहां पर एक H, और यहां पर जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 30 किलो कैलोरी। अब यहां पर आप देखोगे आपके पास है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब आपके पास है ये, यहां पर आप देखोगे CH2, यहां पर H, यहां पर देखोगे H, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH2। तो यहां पर है 1,3 ब्यूटाडाइन, यहां पर नाम देखोगे 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन आपके पास आ रहा है। ये आपके पास है 1,3 ब्यूटाडाइन। जब इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे यार, तो हाइड्रोजनेशन में यहां पर आपके पास 2 बॉन्ड हैं, इनको हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। तो यहां पर आप देखोगे तो आपके पास बनेगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2, एक H यहां पर आएगा आपके पास, ठीक है, एक H यहां पर लगेगा, एक H यहां पे लगेगा, और एक H आपका यहां पे लगेगा, ठीक है। और यहां पर जो थ्योरेटिकल हीट रिलीज होनी चाहिए, कि एक बॉन्ड का जब हाइड्रोजनेशन करा रहे थे तो 30 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही थी, तो 2 बॉन्ड का कराएंगे तो कितना होगा भाई, 60 किलो कैलोरी। लेकिन रुकें, इसका आंसर 60 किलो कैलोरी नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करें कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में है, 2 पाई कॉन्जुगेशन में है, यहां पर रेजोनेंस है भाई, यहां पर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब यहां पर जो 60 किलो कैलोरी रहती है वो नहीं निकलती, 60 से थोड़ी सी कम निकलती है। तो यहां पर इसका आंसर 60 नहीं जाएगा, कभी भी इसका आंसर 60 नहीं जाएगा, और इसका आंसर क्या जाएगा, 57 जाएगा भाई। 60 नहीं निकलेगी, उससे थोड़ी सी कम हीट रिलीज होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसे
थोड़ा सा ध्यान रखें यार कि यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है और रेजोनेंस प्रेजेंट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपके पास एनर्जी रिलीज होने वाली है यार। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं एच इफेक्ट से, और एच इफेक्ट यहां पर आकर आपका खत्म होता है। एच इफेक्ट खत्म हो गया, इसके बाद लास्ट इफेक्ट और आएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसे ही आता है वैसे ही आपका GOC1 खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, क्योंकि अपन ने GOC1 में कहा था कि 3 चीजें ही डिस्कस करनी है। पहला आपके पास बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा टाइप ऑफ रिएजेंट और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे और उसी के साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।